चलिए मैंने आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल प्लस स्पेशल सबके लिए है ये। तो एक बार के जीके भी आप सभी का है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बस उतना ही रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज कोशिश करिए इसे सॉल्व करने का और देखिए आपसे कितना हो पाता है। और इससे भी ज्यादा अगर आप सीरियस है अपने सिलेक्शन को लेकर तो प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है guys। इसलिए मेरी तो हर वीडियो में आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट बनाया करिए क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम इतना ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाते हैं वीडियोस का। तो हमारा जो नोट रहता है वही हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है और हमारे सिलेक्शन को सबसे नजदीक लाता है और हम सिलेक्शन को पाते हैं। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट एक सिलेक्शन का की है गाइस। तो प्लीज नोट करिए रिवीजन करिए। तो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है जिसमें कांस्टेबल प्लस एसआई सबके लिए है ये दोनों। तो प्लीज आप लोग इसे पूरा अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आप सर्कल जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, मीन्स इनपुट डिवाइस के बारे में ये पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा नहीं है आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रिंटर या ऑप्शन डी स्कैनर। तो गैस जो इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर स्कैनर। तो स्कैनर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये सारे आउटपुट डिवाइस है। इसमें एक दो जैसे कि प्लॉटर, हेडफोन जो है ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस है। तो आपसे जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि आउटपुट डिवाइस नहीं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें कौन आउटपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन ये जितने भी होते हैं ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस है। अगर बात करें इनपुट डिवाइस की तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कैन तो सबसे पहले हमारा वो है इनपुट डिवाइस। उसके बाद है कीबोर्ड है, माउस है, उसका लाइट पेन है, स्कैनर है, ये जितने भी है माइक्रोफोन जितने भी हैं ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। तो क्वेश्चन हमेशा आप अच्छे से पढ़ा करिए और अच्छे से समझा करिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। तो बताइए कौन है। तो ऑप्शन ए विस्तारा अय्यर, ऑप्शन बी आकाशा एयर, ऑप्शन सी स्पाइस जेट या ऑप्शन डी गो एयर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आकाशा एयर। ठीक है, यह एक भारतीय हेल्पलाइन एयरलाइन है, सॉरी। तो ये भारतीय एयरलाइन है, ये है हमारा आकाशा एयर। याद रखिएगा। तो गाइस याद रखिएगा कि बाहर नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जो अधिसूचित किया है जिसको वो आकाशा एयर को किया है, जो कि एक भारतीय एयरलाइन है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ है। जिसमें आप बहुत सारी टीवी एक्टर्स को देखते होंगे, जैसे रील वगैरह में आप देखते हैं उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है। तो वो बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए 1955 को, ऑप्शन बी 1965 को, ऑप्शन सी 1969 को या ऑप्शन डी 1975 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1969 को जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और अगर आपसे ये पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सबसे पहले किसको मिला था, तो याद रखिएगा देविका रानी को, जो फिल्म इंडस्ट्री में थी वो थी देविका रानी। तो याद रखिएगा इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो सबसे पहले किसे मिला था। तो देविका रानी। और कब स्टार्ट हुआ, 1969 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि तुजू दर्रा जो है वो भारत को किस देश से जोड़ता है। तो बताइए तुजू दर्रा जो है वो भारत को किस देश से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल,
ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी म्यांमार। तो गाइस टूजू दर्रा जो है वो हमारा म्यांमार से जोड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार को जो भारत और म्यांमार को जो जोड़ती है जो दर्रा, वो है टूजू दर्रा। तो याद रखिएगा ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, दर्रा से रिलेटेड तो आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हाल ही में जो है वो देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो देश के लोकपाल पद पे जो है वो नियुक्त किसे किया गया बताइए। तो ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष को, ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन सी अजय मानिक राव को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अजय मानिक राव को जो है वो देश के लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया। और ये भी याद रखिएगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे अजय मानिक राव। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे जिसे हाल ही में देश के लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया। और ये आपके करेंट का क्वेश्चन है गाइस, तो इसीलिए मैं इसे वीवीआई दूंगी। प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा और प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ है। तो जो लोग भी बिहार लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी का कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस का कर रहे हो या बीएसएससी का कर रहे हो, तो आप जितने भी बिहार लेवल पे कर रहे हो उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि मैं उसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दूंगी। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे किसी का भी, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था गाइस कि लोटा विद्रोह जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो ये बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस, तो मैं इसीलिए बोलूंगी कि प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो लोटा विद्रोह जो है वो बिहार में कब हुआ, तो ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1851 में, ऑप्शन सी 1852 में, या ऑप्शन डी 1856 में। तो गाइज याद रखिएगा जो लोटा विद्रोह हुआ वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1856 में जो है वो हमारा लोटा विद्रोह हुआ। और अगर आपसे ये पूछे कि 1856 में तो हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कहाँ हुआ था लोटा विद्रोह, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में जो है वो हमारा लोटा विद्रोह हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछेगा कि हाँ कब हुआ था। याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, मैं सारी चीज को कवर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही थी बार बार कि प्लीज नोट जरूर बना लीजिए। तो ध्यान में रखिएगा कि बिहार में जो लोटा विद्रोह हुआ वो 1856 में हुआ। अगर आपसे पूछे कि कहाँ हुआ था, तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। और लोटा विद्रोह होने का एक कारण था, इसमें ये होता था कि जैसे जेल के कैदियों को है ना पीतल के लोहा में पानी देना था, लेकिन उन लोगों को दिया जाता था मिट्टी के लोटा में, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ और ये विद्रोह का नाम लोटा विद्रोह रखा है इसी पे। ठीक है, पीतल की जगह पे जेल के कैदियों को मिट्टी के लोटे में दिया जाता था, इस वजह से ये विद्रोह हुआ, ध्यान में रखिएगा। और कब हुआ, 1856 में, कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को जो है वो क्या कहा जाता था। तो बताइए सल्तनत काल में जो है वो मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए मजलिस खास, ऑप्शन बी मजलिस खलवत, ऑप्शन सी बारे खास, या ऑप्शन डी बारे आजम। तो बताइए क्या। तो गाइस ध्यान में रखिएगा कि जो मजलिस खलवत जो है मंत्री परिषद सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था, वो मजलिस खलवत कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मजलिस खलवत। ध्यान रखिएगा मंत्री परिषद को जो है, जो मंत्री परिषद होता था उसे मजलिस खलवत कहा जाता था। और ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। अगर बात करें मजलिस खास की खास, तो जहाँ पे बैठक होती थी उसे मजलिस खास कहा जाता था। ठीक है, और जहाँ पे मतलब कि अगर बात करें बारे आजम की, ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बारे आजम, इसको यहाँ पे है ना सुल्तान जो होते थे, जो भी सुल्तान होते थे, वो अपने राज्य के कार्य को जो है अधिकांश भाग जो है वो बारे आजम में पूरा करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बारे खास की बात करें तो इसमें क्या होता था, जो सुल्तान थे वो सभी दरबारियों को जैसे खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रसूलों जो थे उन सबको बुलाते थे बारे खास में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भगवान महावीर का जो है वो प्रथम अनुयायी कौन था। तो बताइए कि भगवान महावीर के जो है वो प्रथम अनुयायी कौन थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो गाइस सबसे पहले तो आपको महावीर जो भगवान महावीर है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं गाइस। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि भगवान महावीर का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो भगवान महावीर का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व था। प्लीज नोट जरूर करते जाइएगा। मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रही हूँ कि नोट जरूर करिए। मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। दूसरा पॉइंट ये रखिएगा कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व तो हुआ ही था, लेकिन कहाँ हुआ था तो ये भी याद रखिएगा कुंदग्राम के वैशाली में हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जन्म 540 और जो जहाँ हुआ था वो था कुंदग्राम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि भगवान महावीर का जन्म जो है वो किस स्थान पे हुआ। आपको ऐसे सब प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर कब हुआ था। तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व कुंदग्राम में वैशाली में, कुंदग्राम के वैशाली में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो बताइए तो इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए तीर्थगुप्त, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी जामिल या ऑप्शन डी सूरदमल। तो गाइस भगवान महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जामिल जो है वो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये प्लीज याद रखिएगा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, कुंदग्राम के वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि अकबर के शासन काल में जो है वो बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था? तो ये भी फिर वही चीज है, जितने भी बिहार लेवल वाले हैं, बीपीएससी ट्री वाले हों या बिहार पुलिस वाले हों या बीएसएससी वाले हों, जितने भी बिहार लेवल का प्रिपरेशन करें उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा अकबर के शासन काल में बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 9। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में विभाजित था, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 7। अकबर के शासनकाल में बिहार जो है वो 7 सरकारों में विभाजित था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो गाइज ये हमारा आखिरी प्रश्न है। होपफुली अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको किसका चाहिए। जैसे मैंने आरपीएफ का लाया था कांस्टेबल प्लस, जैसे आपको एमटीएस का चाहिए, सीएसएसएल का चाहिए या आरआरबी एनटीपीसी का, किसी का भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर लेकर आऊंगी। साथ ही आपको ये भी मुझे जरूर करिएगा कि आपको कितने प्रश्न चाहिए, मैं वो सारे लेकर आऊंगी। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कि भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो बताइए राष्ट्रीय उदारवादी संघ की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में या ऑप्शन सी 1926 में या ऑप्शन डी 1930 में। तो गैस याद रखिएगा ये भारतीय जो है राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना जिस वर्ष की गई थी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1919 में जो है वो भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो होपफुली दोबारा आप लोगों को कहिएगा इसकी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।